हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो यूनिट 8 हमने पढ़ा था, जिस पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसी यूनिट 8 का यह सेकेंड वीडियो है जिसमें हम आगे का चैप्टर पूरा कवर करेंगे। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है दैट इज टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कितने टाइप के होते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं इंफॉर्मेशन क्या होता है। देखिए, इंफॉर्मेशन को बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमें कंप्लीट डेटा होता है तो हमें उसे बोलते हैं क्या? इंफॉर्मेशन। हम उसे क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज एक स्टूडेंट है जिसका नाम मुझे पता है, उसका एड्रेस पता है, उसका डेट ऑफ बर्थ पता है, उसका फादर का नाम पता है, उसके मदर का नाम पता है, उसके घर में कितने फैमिली मेम्बर है वो पता है, वह क्या करता है पता है, वह पढ़ रहा है या फिर वह वर्क कर रहा है यह पता है। यानी कि उसके बारे में बहुत सारा डेटा मेरे पास है। ठीक है, उसके बारे में बहुत सारा डेटा मेरे पास है। तो ये सारा डेटा जो मेरे पास है, मैं ये बोल सकता हूँ कि आई हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन। यानी कि उसके बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन है। ठीक है, क्या है? इंफॉर्मेशन है। यानी कि जो एक एक डेटा जो उसका मेरे पास है, उन सारे डेटा को अगर हम कलेक्ट कर देते हैं, एक साथ मिला देते हैं, तो वह क्या है? इंफॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है, यही इंफॉर्मेशन है। और डेटा की बात करें अगर, तो डेटा इज द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत आसान है समझना। किसी भी इंफॉर्मेशन के इंडिविजुअल यूनिट को हम डेटा बोलते हैं एंड कलेक्शन ऑफ डेटा को हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे हम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप का इंफॉर्मेशन दिया गया है। जो टाइप है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन के रेस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन के टाइप की बात करते हैं। ठीक है, वह ऑर्गेनाइजेशन कोई कंपनी हो सकती है जो कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, सेल करती है। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, जैसे कोई कॉलेज हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी हो सकता है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन के टाइप की। तो इंफॉर्मेशन जनरली यहाँ पे दिया गया है 3 टाइप का। तो 3 टाइप की इंफॉर्मेशन होते हैं। पहला इंटरनल इंफॉर्मेशन, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए चलता हूँ ताकि आपको यह अच्छे से दिखाई दे। ये हो गया आपका इंटरनल इंफॉर्मेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन की अगर बात करें हम, तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। एंड तीसरा की बात करें अगर हम, तो ये हो गया आपका टर्न अराउंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये 3 टाइप के इंफॉर्मेशन है। इंटरनल इंफॉर्मेशन, उसके बाद एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, उसके बाद टर्न अराउंड इंफॉर्मेशन। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने के लिए आप सिंपल सा एक वर्ड याद रख सकते हैं, TI, टाई। आप टाई वर्ड को याद रखेंगे, आपको याद रहेगा। टी से टर्न अराउंड इंफॉर्मेशन, आई से इंटरनल इंफॉर्मेशन और ई से एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं अब इंटरनल इंफॉर्मेशन क्या होता है। तो हम इस PDF के अनुसार ही आगे बढ़ेंगे। इंटरनल इंफॉर्मेशन क्या होता है, ऐसे अगर मैं आपको बता दूं मोटा मोटी, तो जो ऑर्गेनाइजेशन का अंदर का इंफॉर्मेशन होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो इंफॉर्मेशन होता है, उसे हम इंटरनल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है ना? आगे देखते हैं इसमें क्या कहता है कि इंटरनल इंफॉर्मेशन इज द इंफॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड, गैदर्ड एंड कंज्यूम्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि वैसा इंफॉर्मेशन जिसको कलेक्ट किया जाता है, गैदर किया जाता है या कंज्यूम किया जाता है, कहाँ पे? विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही उसको हम गैदर करते हैं। कलेक्ट करना, गैदर करना बात वही है। गैदर करते हैं और उसको हम अंदर ही कंज्यूम करते हैं। दैट इज इंटरनल इंफॉर्मेशन। दैट इज दिस इंफॉर्मेशन इज इंटेंडेड ओनली फॉर द इंटरनल सिस्टम ऑनर्स एंड सिस्टम यूजर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब यह इंफॉर्मेशन किसके लिए होता है? तो यह इंफॉर्मेशन उस सिस्टम के एम्प्लॉयज़ के लिए और उस सिस्टम के ऑनर के लिए होता है। यानी कि द पर्सन हु आर रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर सिस्टम, दिस इंफॉर्मेशन इज फॉर दैट पर्सन। ठीक है ना? यानी कि जो पर्सन उस सिस्टम से बिलोंग करता है, उस सिस्टम से रिलेट करता है, उसी सिस्टम के लिए हमारा इंटरनल इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है ना? उसी पर्सन के लिए।
नेक्स्ट है इंटरनल इंफॉर्मेशन आइदर सपोर्ट डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन और मैनेजमेंट मॉनिटरिंग and decision making, that is detailed summary or exception information printed on hard copy report for internal business use. Internal information can also consist of simple informational report summarizing daily activities within the organization. जैसे देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटी होता है, चाहे वो कॉलेज हो, कोई यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे हर रोज़ कुछ ना कुछ एक्टिविटी होता है जो कि उसका इंटरनल एक्टिविटी कहलाता है। जो भी एक्टिविटी हो रहा है, अगर कोई कंपनी होगी जहाँ माल मैन्युफैक्चर होता है तो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, पैकिंग हो रहा है, सेलिंग हो रहा है, ये सब हो जाएगा इसमें एक्टिविटी। कॉलेज है तो आप एक क्लासेज चल रही है, उसका गेम्स क्लास चल रही है, लाइब्रेरी हो रहा है, बहुत सारा कोई फंक्शन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन में, कोई भी कंपनी में या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो डेली एक्टिविटीज़ होता है, जो डेली एक्टिविटी होता है, उन सारे एक्टिविटी का जो रिपोर्ट तैयार करते हैं वो रिपोर्ट क्या कहलाता है? हमारा इंटरनल इंफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है ना। अब यह पर डे रोज़ तैयार होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी कॉलेज में बच्चे का अटेंडेंस बन रहा है तो वह अटेंडेंस रोज़ बन रहा है क्या? वो अटेंडेंस रोज़ बन रहा है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है? इंटरनल इन्फॉर्मेशन हो गया। कितना बच्चा आ रहा है, कितना बच्चा नहीं आ रहा है, एब्सेंट कर रहा है। एग्ज़ाम हो रहा है तो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन चल रहा है, क्वेश्चन सेटअप चल रहा है, उसके बाद पेपर इवेल्युएशन चल रहा है, उसके बाद मार्क्स दिए जा रहे हैं बच्चों का। ये सब क्या है? ये सब इंटरनल बात है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है सब इंटरनल इन्फॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। जनरली इंटरनल इन्फॉर्मेशन हम डेली क्या करते हैं? गैदर करते हैं, ठीक है ना, और उससे रिलेटेड हम रिपोर्ट तैयार करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग आर 3 सब क्लासेज ऑफ इंटरनल इन्फॉर्मेशन। अब इंटरनल इन्फॉर्मेशन को भी आगे 3 क्लास में बांटा गया है। अब चूंकि इंटरनल इन्फॉर्मेशन तो कई टाइप के हो सकते हैं। इंटरनल इन्फॉर्मेशन डिटेल्ड भी हो सकता है, समराइज्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनल इन्फॉर्मेशन को पूरी तरीके से 3 भाग में बांटा गया है, 3 क्लास दिया गया है। पहला डिटेल्ड रिपोर्ट। डिटेल्ड रिपोर्ट का मतलब हो गया वैसा इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में, मतलब कि जो डिटेल बताता हो किसी एक्टिविटीज़ के बारे में, किसी एक्टिविटी के बारे में, वो डिटेल्ड रिपोर्ट कहलाता है। समराइज, जब उसी को हम क्या करते हैं, एक संक्षेप में तैयार कर लेते हैं तो वह समराइज कहलाता है। जैसे किसी स्टूडेंट का देख लीजिए, किसी स्टूडेंट के बारे में अगर हमें रिपोर्ट तैयार करना हो तो अगर डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करेंगे तो वह कब आता है, कब जाता है, उसका बिहेवियर क्या है, वो किस तरीके से क्लास में अपने आप को प्रेजेंट करता है, कैसा परफॉर्म करता है, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, वह क्या क्या पढ़ाई किया हुआ है, मतलब कि हर एक कुछ उसके बारे में आएगा। लेकिन लास्ट में जब एग्ज़ाम देता है, पास होता है, तो उसके बारे में एक समराइज रिपोर्ट तैयार होता है कि वो ऐसा ऐसा लड़का है, इतना नंबर से पास हो रहा है, यह सब्जेक्ट था उसका, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया? तो जो मार्कशीट प्रिंट होता है उसको हम समराइज रिपोर्ट बोल सकते हैं, समरी रिपोर्ट ही बोल सकते हैं। और जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है सारा, वो डिटेल इंफॉर्मेशन कहलाएगा, ठीक है। आगे इसको हम थोड़ा समझते हैं पीडीएफ के माध्यम से कि दिस रिपोर्ट्स रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन विथ लिटिल और नो फिल्टरिंग और रिस्ट्रिक्शन। यानी कि डिटेल रिपोर्ट जो होता है इसमें कोई फिल्टर नहीं होता है, यानी कि इसमें हर एक कुछ होता है, हर एक इन्फॉर्मेशन उसमें क्या होता है? दिया रहता है। दैट इज डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। जैसे डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल कस्टमर अकाउंट्स, ऑर्डर और प्रोडक्ट इन इन्वेंट्री, द एग्जाम्पल इन फिगर 8.4। यानी कि एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में दिया गया है एग्जाम्पल, जो कि 8.4 फिगर में है। पहले हम फिगर देखते हैं क्या कहता है। यह है आपका डिटेल रिपोर्ट। डिटेल रिपोर्ट किस चीज़ पे है? तो प्रोडक्ट ऑर्डर ऑन 1/1/2003, यानी कि 2003 में 1 जनवरी को जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया गया उसका पूरा डिटेल रिपोर्ट है, कौन कौन सा प्रोडक्ट था, ठीक है। तो प्रोडक्ट यहाँ पे दिया गया है, आपका प्रोडक्ट ऑर्डर दिया गया है, उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट कोड दिया गया है, प्रोडक्ट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट है। और कौन कौन प्रोडक्ट है? वॉशिंग मशीन है, कलर टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, ऑडियो प्लेयर है, फिर से वॉशिंग मशीन है, और माइक्रोवेव क्या है? वोवेन है, और कलर टीवी है।
तो इतना सारा चीज़ दिया गया, ठीक है। ये क्या हो गया, तो ये आपका डिटेल रिपोर्ट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं समरी रिपोर्ट का। समरी रिपोर्ट क्या होता है, जैसे जो डिटेल रिपोर्ट है इसी में किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर हम जब रिपोर्ट तैयार करेंगे तो वह समरी रिपोर्ट कहलाता है। जैसे जो मार्कशीट बनता है आपका, वो हर एक बच्चे का बनता है, हर एक बच्चे का बनता है, यानी कि हर एक बच्चे के बारे में एक रिपोर्ट तैयार होता है, दैट इज समराइज रिपोर्ट, ठीक है ना। वो समरी रिपोर्ट कहलाता है। तो मार्कशीट क्या है, समरी रिपोर्ट है सीधा सा। यहाँ पे भी दिया गया है कि दिस रिपोर्ट कैटेगराइज इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजर्स हु डू नॉट वांट टू वेड थ्रू डिटेल्स, यानी कि मान लेते हैं कंपनी में कोई मैनेजर है, अब मैनेजर पूरा डिटेल रिपोर्ट नहीं देखना चाहता है, उसको समराइज से मतलब कितना प्रोडक्ट हमारा सेल हो रहा है, कितना बचा हुआ है, कौन कौन से हमारे लोग जो इसको में लगे हुए हैं, कुछ डिटेल्स उसको चाहिए होती है, ठीक है ना। पूरा डिटेल नहीं चाहिए होता है, तो उसको हम समराइज रिपोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से समझाया गया है कि समरी ऑफ वॉशिंग मशीन सोल्ड फॉर द मंथ ऑफ जैन 2023, यानी कि जनवरी में 2003 में कितने वॉशिंग मशीन सेल हुआ। तो ये जो रिपोर्ट है यह एक समरी रिपोर्ट है, किस चीज़ का, एक वॉशिंग मशीन का। यहाँ पे हर एक गुड्स का है, यहाँ पे सिर्फ वॉशिंग मशीन का है। तो ऑटोमेटिक है टॉप लोडिंग, ऑटोमेटिक है फ्रंट लोडिंग एंड सेमी ऑटोमेटिक है टॉप लोडिंग, उसके बाद सेमी ऑटोमेटिक हो जाएगा फ्रंट लोडिंग। तो ये क्या है, ये आपका एक समरी रिपोर्ट है जो कि हम प्रेजेंट करते हैं अपने सीनियर को, उसको हम पूरा डिटेल्स नहीं देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन एक्सेप्शन रिपोर्ट। एक्सेप्शन रिपोर्ट क्या होता है, दीज रिपोर्ट्स फिल्टर डेटा बिफोर दे आर प्रेजेंटेड टू द मैनेजर एज इंफॉर्मेशन, यानी कि जब मैनेजर को हम उस रिपोर्ट को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हम पहले फिल्टर करते हैं कि मैनेजर को क्या इन्फॉर्मेशन देना है। तो मैनेजर को कुछ इन्फॉर्मेशन ही देना होता है, सारा इन्फॉर्मेशन नहीं देना होता है, ठीक है ना। जो उसके लिए रिलेवेंट है, ओनली रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन गोज टू द मैनेजर, ठीक है ना। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन रिपोर्ट्स कहलाता है, ठीक है ना। तो एक्सेप्शन रिपोर्ट का हम एक फिगर देख लेते हैं। एक्सेप्शन रिपोर्ट का, अ रिपोर्ट दैट आइडेंटिफाइज आइटम विच आर लो इन स्टॉक, यानी कि कुछ ऐसे आइटम्स है जो जिसका स्टॉक बहुत कम गया है, उसको आइडेंटिफाई करके एक रिपोर्ट तैयार किया गया है, तो वह क्या कहलाएगा, एक्सेप्शन रिपोर्ट कहलाएगा। इसको एक फिगर के माध्यम से समझाया गया है फिगर नंबर 8.6 में। चलिए फिगर नंबर 8.6 देखते हैं जरा हम लोग। ये एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, ये तो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन का क्या है एग्जाम्पल है, पीछे आते हैं, यहाँ है एक्सेप्शन रिपोर्ट है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एक्सेप्शन रिपोर्ट। यहाँ पे क्या दिया गया, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट फॉर द ईयर 2022, आउटस्टैंडिंग बताया गया है। यहाँ पर डीलर का नाम है, एरिया कोड है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है एंड डीलर कोड है। ये क्या हो गया, तो यह एक एक्सेप्शन रिपोर्ट है जो कि एक मैनेजर को प्रेजेंट किया जाना है, ठीक है ना। ये एक्सेप्शन रिपोर्ट कहलाता है। तो ये था आपका इंटरनल इन्फॉर्मेशन, ये सारा इंटरनल इन्फॉर्मेशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन की तरफ। चूँकि लाइट चली गई है तो थोड़ा आपको अंधेरा दिख रहा होगा, बट फिर भी आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन। जैसा कि मैंने बताया, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन जो है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का जो भी इन्फॉर्मेशन होता है, ऑल दोज इन्फॉर्मेशन आर कॉल्ड एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं इनवॉइस को, ठीक है ना। पहले इसको हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन रेफर्स टू the information collected or created for customers, suppliers, competitors, regulatory agency etc outside the organization। याद रखना है कि यहाँ से यहाँ तक एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जब आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है, उन सबको क्या करेंगे हम लोग, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे यह इनवॉइस है, इनवॉइस जो है यह क्या हो गया, यह एक एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन का एग्जाम्पल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट। अब टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट को ही हम टर्न अराउंड इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। अब देखिए इस डॉक्यूमेंट का काम क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए सपोज आप BCA कर रहे हैं, तो BCA में जो एडमिशन हुआ है आपका, तो आपको उसके लिए एक NOC देना पड़ता है, जिसको हम लोग माइग्रेशन भी बोलते हैं या फिर TC भी बोलते हैं। जब आप 12th करते हैं तो आपको एक TC मिलता है, माइग्रेशन मिलता है, उसको आप सबमिट करते हैं, तब आपका आगे दूसरे क्लास में एडमिशन होता है, ठीक है। तो वो जो TC है, वो जो आपका NOC है,
वो जो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो क्या है, टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट है। तो टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट क्या होता है, वैसा डॉक्यूमेंट जो किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए इनपुट का काम करता है। यानी कि आप इंटर पास किए, आपने वहाँ से टीसी लिया, आपने वहाँ से माइग्रेशन लिया और उसको सबमिट किया बीसीए में एडमिशन लेने के लिए। फिर जब बीसीए पास करेंगे तो यहाँ से फिर एक डॉक्यूमेंट मिलेगा आपको, बीसीए का डिग्री। फिर यहाँ से माइग्रेशन लेंगे तो फिर आप सबमिट करेंगे, जब आप एमसीए करने जाएंगे कहीं तो वहाँ पे फिर वहाँ से एमसीए का डिग्री मिलेगा। यानी कि जब किसी एक डॉक्यूमेंट के लिए हम कोई दूसरा डॉक्यूमेंट इनपुट के रूप में यूज करते हैं तो दूसरा डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा, आपका टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट कहलाएगा। सिंपल है। एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपको क्या है, अपने आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करवाना है। अब आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करवाना है तो इसके लिए आपको आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। अब रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपने बनवा लिया, आपने उसको अप्लाई किया, मतलब कि आपने रेसिडेंस सर्टिफिकेट के माध्यम से अप्लाई किया आधार पे एड्रेस चेंज करने के लिए। तो जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट हो क्या हो गया, दैट इज इनपुट फॉर द एड्रेस विच हैव टू पुट ऑन द आधार नाम, आधार पे जो पुट करना है, ठीक है। तो आधार डॉक्यूमेंट का क्या हो गया, इनपुट हो गया, ठीक है। तो ऐसा डॉक्यूमेंट हो गया वह जो कि इनपुट का काम कर रहा है, तो उसे हम टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट बोलेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में याद होगा कि जब हमें आधार कार्ड बनवाना था तो आधार कार्ड बनवाने के लिए भी हमें प्रूफ देना पड़ता था। आवासीय प्रूफ दे सकते थे, वहाँ पे हम अपना वोटर आईडी कार्ड दे सकते थे, या फिर नहीं है तो हम अपने पेरेंट्स का आधार कार्ड दे सकते थे, या फिर क्या बोलते हैं उसको, राशन कार्ड दे सकते थे। तो बहुत सारा मतलब कि डॉक्यूमेंट लिया जा रहा था शुरू में आधार कार्ड बनाने के लिए। तो सारा डॉक्यूमेंट क्या हो गया, इनपुट हो गया। आज के डेट में आप अगर अप्लाई करते हैं किसी भी फॉर्म के लिए तो वहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। तो जो डॉक्यूमेंट आप देते हैं वो किसी नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो कि बनने वाला है उसका इनपुट का काम करता है। तो जितना भी डॉक्यूमेंट है देखा जाए तो ये सब क्या है, एक प्रकार का टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, जो डॉक्यूमेंट दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए इनपुट का काम कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया एबीसी यूनिवर्सिटी के बारे में, स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट कार्ड। ये क्या है, ये एक प्रकार का आपका टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल फॉर्मेटिंग गाइडलाइन। अब तो इन्फॉर्मेशन समझ गए, इन्फॉर्मेशन टोटल 3 तरीके का है, लेकिन इन्फॉर्मेशन जब हम कलेक्ट करेंगे, गैदर करेंगे, तो कैसे गैदर करेंगे, किस फॉर्म में करेंगे। ऐसे ही क्या कलम से लिख लेंगे कॉपी पे, नहीं, उसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तैयार करते हैं। तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस होता है जिसको हम लोग फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस दिए गए हैं। पहला गाइडलाइंस है मीनिंगफुल टाइटल, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हम क्रिएट करेंगे उसका टाइटल क्या होगा, मीनिंगफुल होगा, ठीक है। मीनिंगफुल टाइटल बहुत ज़रूरी है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम वगैरह में कि एक स्टोरी दे दिया और पूछता है इस स्टोरी के लिए एक मीनिंगफुल टाइटल क्या होगा, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन दे दिया जाता है कि इस चारों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर ले आप, ठीक है। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है, मीनिंगफुल टाइटल बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि टाइटल इतना इंपॉर्टेंट है कि उससे पता चलता है कि हमारा जो आएगा कंटेंट होगा वो कैसा होगा, ठीक है। दूसरा मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन जो भी होगा मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी कि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हमें क्या करना है, वहाँ पे लिखना है जब भी हम इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करेंगे। तो अननेसेसरी कंटेंट को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। उसके बाद बैलेंस्ड लेआउट, जो हम डिजाइनिंग करेंगे दैट शुड बी बैलेंस्ड, वो क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है ना, इन्फॉर्मेशन शुड बी बैलेंस्ड ऑन द स्क्रीन और पेज। ऐसा नहीं है कि एक पेज पे बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं गैप कर दे, बहुत ज़्यादा गैप कर दे, बहुत दूर दूर लिख दे। कभी कभी मैं देखता हूँ बच्चों को लिखते हुए जब एग्जाम देते हैं तो वो एक पेज पे एक लाइन छोड़ कर एक लाइन में 3 वर्ड 4 वर्ड लिखते हैं, जबकि एक लाइन में कम से कम 5 वर्ड होना चाहिए। आप 6 लिख सकते हो, कभी कभी डिपेंड करता है कॉपी के साइज पे, लेकिन एक सही तरीके से आपको लिखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या है सिर्फ कॉपी भरते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपका लेआउट जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं जो पीडीएफ अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, इस पीडीएफ का भी लेआउट जो है बैलेंस्ड है। उसका बाद इजी नेविगेशन करने का मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर दिया गया है ना, मैं कैसे तुरंत इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुँच जा रहा हूँ, ये क्या है, इजी नेविगेशन। जैसे कि मुझे अभी इजी नेविगेशन समझाना हो तो मैं तुरंत यहाँ से पॉइंट पे पहुँचूंगा इजी नेविगेशन पे, ठीक है ना। यानी कि यह थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट आप तुरंत एक प्लेस से दूसरे प्लेस से मूव कर सके और ऑथेंटिक तरीके से और वैलिड तरीके से
आप गलत जगह पर ना पहुंचे, इसलिए क्या है यहाँ पे इजी नेविगेशन होना चाहिए, ठीक है ना। क्या कहता है, इट शुड बी पॉसिबल फॉर द यूजर टू इजिली मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड थ्रू द कंटेंट ऑफ फॉर्म एंड रिपोर्ट। कोई भी फॉर्म एंड रिपोर्ट हम बना रहे हो, चूँकि जब हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं तो या तो फॉर्म बना रहे हैं या रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो जो भी बना रहे हो वहाँ पे हमें आगे जाना हो या पीछे जाना हो वो आसानी से होना चाहिए, ठीक है ना। तो इजी नेविगेशन होना चाहिए। तो ये क्या है ना, जनरल गाइडलाइन है, ठीक है ना, जनरल गाइडलाइन है। पहला हो गया मीनिंगफुल टाइटल, दूसरा हो गया मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, तीसरा हो गया बैलेंस्ड लेआउट एंड चौथा हो गया इजी नेविगेशन, ठीक है ना। इसको आप याद रख सकते हो BEM से, ठीक है ना। आप BEM से इसको याद रख सकते हो या फिर आप ऐसे भी इसको याद कर लो, ठीक है। नहीं तो कोई वर्ड बनता है जनरली याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो बहुत सारा अगर दिया गया है काइंड्स या टाइप, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट जो लेटर होता है उस सब को हम अरेंज कर इस तरीके से अरेंज करते हैं कि उससे एक वर्ड बन जाए, वो याद कर लेते हैं तो हमें आसानी होता है। नेक्स्ट है गाइडलाइंस फॉर डिस्प्लेइंग कंटेंट। ये तो कंटेंट क्रिएट करने का गाइडलाइन हो गया। कंटेंट जब क्रिएट करेंगे तो ये हम 5 यानी कि नहीं 4 रूल्स को फॉलो करेंगे कंटेंट क्रिएट करने में। लेकिन यहाँ पे कंटेंट क्या करना है, हमें डिस्प्ले करना है। अब कंटेंट डिस्प्ले करने के लिए क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करेंगे, तो पहला हाईलाइट इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं उसमें अगर इम्पॉर्टेंट है, कोई हेडिंग वगैरह है, किसी का नाम है, कोई डेट है, देन दैट शुड बी हाईलाइटेड। उसे क्या है, हाईलाइट करना है हमें, ठीक है ना। हाईलाइट करना बहुत ही जरूरी है। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जैसे ये टॉपिक है, इसको हाईलाइट किया गया है, हाईलाइटिंग इन्फॉर्मेशन को भी हाईलाइट किया गया यहाँ पे, तो हाईलाइट करना जरूरी है। हाईलाइटिंग द इन्फॉर्मेशन विल इन्हांस द अपीयरेंस ऑफ द आउटपुट। क्या करता है, आउटपुट को इन्हांस करता है। हाउएवर हाईलाइटिंग शुड बी यूज्ड sparingly to draw the users or to away from certain information that to group together related information। यानी कि हाईलाइट भी हमें ऐसे करना है जैसे कि वो किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को ग्रुप कर रहा हो। जैसे कि यहाँ लिखा गया है ना हाईलाइटिंग इन्फॉर्मेशन, यह एक हाईलाइट किया गया है तो हमें पता चल रहा है कि इसके बारे में यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्रुप किया गया, यानी कि ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है उसके अंदर में आएगा, ठीक है ना। ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है इसके अंदर में आएगा। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है यूजिंग कलर के अंदर में आएगा। तो हाईलाइट करके क्या करते हैं, हम जनरली इन्फॉर्मेशन को ग्रुप कर देते हैं, ठीक है ना। हाईलाइटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी कैरिड आउट यूजिंग डिफरेंट मेथड सच एज यूजिंग ब्लिंकिंग एंड डबल टोन। हम क्या करते हैं, डबल टोन का यूज करते हैं, ब्लिंकिंग टोन का यूज करते हैं। जैसे कि एक ऐसे लाइन कर सकते हैं हम, या फिर हम यहाँ पे डबल टोन का ब्लिंकिंग लाइन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे फॉर्मेटिंग स्टाइल आपने वर्ड में ही पढ़ा होगा, ठीक है ना, वो सारा यूज करते हैं। उसके बाद कलर डिफरेंट कलर का यूज करते हैं। इंटेंसिटी यानी कि कोई बोल्ड हो, कोई थोड़ा मतलब बोल्ड नहीं हो, वो इंटेंसिटी डिफरेंस हो गया। फॉन्ट का डिफरेंस होता है, साइज का डिफरेंस होता है। अंडरलाइन करते हैं, उसका स्ट्राइक थ्रू करते हैं, बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं। ये सब क्या है ना हाईलाइट इन्फॉर्मेशन का तरीका है। हाईलाइटिंग विल बी वेरी यूजफुल इन सिचुएशन सच। हाईलाइटिंग कहाँ कहाँ यूजफुल होगा, तो कुछ सिचुएशन में यह बहुत ही यूजफुल होगा। जैसे कि नोटिफाइंग यूजर फॉर यूजर इन द डेटा एंट्री। डेटा एंट्री में मतलब कि अगर कुछ एरर होता है तो वहाँ पे ये बहुत ही काम करता है। उसका ड्राइंग अटेंशन, मतलब कि जो मैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको लोग पहले देखे तो वहाँ पे अटेंशन ड्रॉ करने के लिए काम में आता है। एंड प्रोवाइडिंग वार्निंग टू यूजर्स इन सिचुएशन लाइक अनयूजुअल डेटा वैल्यू और एन अनअवेलेबल डिवाइस, ठीक है ना, यहाँ पे भी काम में आता है। तो ये हाईलाइटिंग करना बहुत ही जरूरी है। कंटेंट डिस्प्ले करने का हम गाइडलाइन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है यूजिंग कलर्स। आप कंटेंट को अलग अलग कलर से यूज करोगे ताकि कंटेंट क्या हो, अच्छा हो। आप जनरली देखते होगे कि जब कोई वेबसाइट हम देखते हैं तो 90% वेबसाइट का जो 90 नहीं 95% आप कह सकते हो कि वेबसाइट का जो बैकग्राउंड कलर होता है वाइट होता है, टेक्स्ट कलर ब्लैक होता है, ठीक है। कहीं कहीं अलग अलग कलर्स का भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कलर्स का भी यूज करते हैं, ठीक है। डिस्प्ले करने के डेटा को अलग अलग कलर्स का यूज करेंगे जो कि हमारे आंखों को अच्छा लगे, दिखने में अच्छा हो, अपीयरेंस बढ़िया हो, ठीक है ना। वो तो हम कलर्स का भी यूज कर सकते हैं। क्या बोलता है, इम्फेसाइज द लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है टेक्स्ट का उसको भी हम ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद ड्रॉ अटेंशन टू वार्निंग, यानी कि जो वार्निंग्स वगैरह ऐसा है तो वहाँ भी हम अटेंशन कर सकते हैं। जैसे कि जनरली देखते हैं आप इस तरीके का सिंबल लगा होता है, ठीक है ना, इस तरीके का सिंबल ये वार्निंग के लिए होता है। उसके बाद है इन्वोक मोर इमोशनल रिएक्शन। इमोशनल रिएक्शन के लिए भी हम कलर्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि रेड का कलर, रेड का मतलब क्या होता है, लव होता है या फिर डेंजर होता है। ग्रीन का मतलब क्या होता है, हरियाली होता है या फिर वो क्या बोलते हैं,
गो ऑन, कैरी ऑन होता है, ठीक है ना। तो ये सारा कलर्स का भी मतलब होता है, तो आप कलर्स का भी यूज कर सकते हो। और एक चीज़ ध्यान देना है कि जैसा कंटेंट होगा कलर भी हमें उस टाइप का ही यूज करेंगे, ठीक है, कलर भी उस टाइप का ही यूज करेंगे। उसके बाद यूज ऑफ कलर्स इन ग्राफ एंड चार्ट हेल्प द बेटर अंडरस्टैंडिंग। चार्ट और ग्राफ में अगर हम कलर का यूज करते हैं तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो यूजिंग कलर्स 2 हो गया। नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेइंग टेक्स्ट। टेक्स्ट को कैसे डिस्प्ले करना है, टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है तो बोल्ड करेंगे, उसको अगर हमें इटैलिक करना है तो इटैलिक करेंगे, उसके बाद लेफ्ट अलाइनमेंट करना है, राइट अलाइनमेंट करना है, उसका सेंटर अलाइनमेंट करना है, जस्टिफाई करना है। तो टेक्स्ट को भी क्या करते हैं हम अलग तरीके से डिस्प्ले करने के लिए अलग मेथड का यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नाउ डेज टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन सच एज ईमेल, बुलेटिन बोर्ड्स, चैटिंग आर वाइडली यूज्ड। ये सब चीज़ें तो यूज होता ही है, कहीं भी देखेंगे आप, जो भी ऑफिशियल वर्क होता है सब ईमेल से होता है, बुलेटिन बोर्ड भी खूब यूज होता है, चैटिंग भी हम लोग करते ही हैं। तो टेक्सचुअल आउटपुट इज बिकमिंग इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंट, सम ऑफ द गाइडलाइंस टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू डिस्प्ले टेक्स्ट आर गिवन बिलो। तो टेक्सचुअल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेक्सचुअल कंटेंट, इसलिए उसके लिए कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिया गया है गाइडलाइन। वी शुड यूज अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन। पंक्चुएशन यूज करें, यानी क्वेश्चन मार्क का यूज करना बहुत जरूरी है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करना बहुत जरूरी है, डॉट कहाँ लगेगा ये पता होना चाहिए, फुल स्टॉप जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉमा कहाँ लगेगा पता होना चाहिए हमें, सेमी कॉलन कहाँ लगेगा पता होना चाहिए, उसके बाद हम कॉलन कहाँ लगाते हैं ये पता होना चाहिए, उसका हमें कहाँ इन्वर्टेड कॉमा यूज करना है, सिंगल कहाँ डबल ये पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें टेक्स्ट डिस्प्ले करने का तरीका है। नेक्स्ट है डिजाइनिंग टेबल्स एंड लिस्ट। अब कई सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जिसको हम टेबल की मदद से या फिर लिस्ट की मदद से डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। देयर आर सो मेनी कंटेंट, यानी कि टेबल के माध्यम से जब हम कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको रीड करना आसान होता है, एनालाइज करना आसान होता है, ठीक है। लिस्ट में भी क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। जैसे मान लीजिए आपको 10 बच्चे का नाम लिखना है तो लिस्ट का यूज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, ठीक है ना। आप 10 फ्लावर का नाम लिखना है तो लिस्ट करेंगे, ठीक है ना। आपको 10 बच्चे को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना है तो टेबल का यूज करेंगे। तो टेबल एंड लिस्ट का भी यूज करते हैं हम लोग डिस्प्ले करने के लिए कंटेंट को, और इसके माध्यम से कंटेंट को अच्छे से बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। तो ये मेथड है कंटेंट को डिस्प्ले करने का, समझ में आ गया। तो 4 मेथड हो गया, मतलब 4 गाइडलाइन है। पहला हो गया हाईलाइटिंग इन्फॉर्मेशन, दूसरा हो गया यूजिंग कलर्स, तीसरा हो गया डिस्प्लेइंग टेक्स्ट एंड चौथा हो गया डिजाइनिंग टेबल एंड लिस्ट। इसमें आप यूज ऑफ चार्ट भी बोल सकते, यूज ऐड कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, क्राइटेरिया फॉर फॉर्म्स। तो 2 टॉपिक और कवर करेंगे यहाँ पे, क्राइटेरिया फॉर फॉर्म्स एंड क्राइटेरिया फॉर रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे बहुत हार्ड नहीं है, बस ध्यान देना है फॉर्म डिजाइन करने के लिए हम क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करेंगे, कौन कौन कंडीशन है। पहला ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जब हम फॉर्म डिजाइन करेंगे तो दैट शुड बी अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर। वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है कि मस्ट बी अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर में ऑर्गेनाइज होना चाहिए। दूसरा कंसिस्टेंसी मेंटेन होना चाहिए, यानी कि जो कंटेंट हमारा होगा वो क्या हो, कंसिस्टेंट हो, ठीक है ना। कंसिस्टेंस करने का मतलब है कि कंटेंट सिमिलर टाइप ऑफ कंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है क्या हो कि कंटेंट कहीं कुछ और लिख दे, कहीं कुछ और लिख दे, कहीं कुछ और लिख दे। जैसे मैंने एक स्टूडेंट का टेबल बनाया तो उसमें जो कंटेंट आएगा वो स्टूडेंट का ही आएगा, अब उसमें टीचर का इन्फॉर्मेशन नहीं डाल देंगे हम, ठीक है ना। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन होना चाहिए। कंप्लीटनेस, जब भी कोई चीज़ हम लिखना स्टार्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशन क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे तो उसे हम पूरा करेंगे, बीच में नहीं छोड़ना है। फ्लेक्सिबिलिटी एंट्री, फ्लेक्सिबल एंट्री, इट शुड बी पॉसिबल टू इंटर डेटा बाय हैंड और विद अ टाइपराइटर, इन मोस्ट केसेस बोथ काइंड्स ऑफ एंट्रीज आकर, ठीक है ना। तो फ्लेक्सिबल एंट्री का मतलब है, जैसे मान लेते हैं हम एक फॉर्म डिजाइन करते हैं, ठीक है ना। हमने क्या किया, एक फॉर्म डिजाइन किया और इस फॉर्म को इस तरीके से डिजाइन कर लेंगे कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास नाम है लोगों का, यहाँ पे हम नाम लिख दिया, यहाँ पे नाम लिख दिया, यहाँ पे ए लिख दिया। अब मान लीजिए इसका मोबाइल नंबर मेरे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको खाली छोड़ देंगे। अगर ईमेल आईडी है मेरे पास तो यहाँ पे उसका ईमेल लिख देंगे हम, ठीक है ना। ईमेल यहाँ पे हम उसका लिख देंगे। फिर यहाँ पे बी है, इसका मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर लिख देंगे, यहाँ पे ईमेल है तो ईमेल लिख देंगे, यानी कि मोबाइल नंबर है इसका तो मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देंगे, ईमेल है तो ईमेल लिख देंगे। यहाँ पे सी है तो सी का हमारे पास मोबाइल नंबर है लेकिन हमारे पास उसका ईमेल नहीं है, ईमेल नहीं है, इसको खाली छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि बाद में इसको प्रिंट करके जब निकाल लेंगे तो हम पेन से भी यहाँ पर लिख सकते हैं। दिस इज फ्लेक्सिबल एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमी, यानी कि द टोटल कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग, यानी कि यहाँ पे इकोनॉमी की बात कर रहा है, यानी कि पैसे की बात कर रहा है। तो जो डिज़ाइन करेंगे उसका कॉस्ट भी जो हो वह हमारा रिड्यूस करके ही होना चाहिए, हमारे बजट में ही होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ भी ध्यान देना है। तो ये कुछ
ध्यान देने वाली बातें हैं किस चीज़ को लेकर, ये आपका हो गया ऑर्गेनाइजेशन, कंसिस्टेंसी, कंप्लीटनेस, फ्लेक्सिबल एंट्री एंड इकोनॉमी, ये सब क्राइटेरिया हो गया फॉर्म डिज़ाइन का। नेक्स्ट है रिपोर्ट डिज़ाइन का क्राइटेरिया। रिपोर्ट डिज़ाइन का भी कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। कौन कौन है? तो रिलीवेंस, यानी कि रिलीवेंट का मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन हम डाल रहे हैं वो किसी खास पर्पस से होना चाहिए, खास पर्पस से होना चाहिए, और वो ट्रस्टेड भी होना चाहिए, ठीक है ना, ट्रस्टेड होना चाहिए। और कह सकते हैं किसी इम्पॉर्टेंट कंटेंट जो यूजफुल हो हमारे लिए वो होना चाहिए, दैट इज रिलीवेंस। नेक्स्ट है एक्यूरेसी, कंटेंट मस्ट बी एक्यूरेट, कोई भी प्रकार का इसमें एनोमलीज नहीं होना चाहिए, एरर नहीं होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए। क्लैरिटी, इसमें व्हाट यू वांट टू एक्सप्लेन दैट शुड बी क्लियर हेयर, जो आप एक्सप्लेन करना चाहते हो वो क्लियर होना चाहिए। जब भी आप रिपोर्ट तैयार करेंगे तो जो भी आप कहना चाहते हो दैट शुड बी क्लियर, वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर नहीं होगा तो फिर रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है, सबके द्वारा समझना चाहिए। टाइम लाइन है, अब ऐसा नहीं हम रिपोर्ट बना रहे हैं और एक मतलब कि 10 दिन का समय ले रहे हैं जिसको हम 2 दिन में बना सकते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। टाइम लाइन होना चाहिए वहाँ पे कि इतने दिन में हमको कंप्लीट कर लेना है। कॉस्ट, अब ऐसा नहीं है जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में हम क्या कर दें उसको मतलब कहीं से परचेज कर लिया है उसमें बहुत सारा पैसा लगा दे, नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव भी होना बहुत ही ज़रूरी है। जो कॉस्ट है यही इसका इकोनॉमी है, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है ना, 2 वर्ड यूज किया गया है बस। तो आपको ये ध्यान रखना है, दीज आर द क्राइटेरिया फॉर रिपोर्ट डिज़ाइन, ठीक है। तो 5 क्राइटेरिया हो गया रिपोर्ट डिज़ाइन का, रिलीवेंस, एक्यूरेसी, क्लैरिटी, टाइमलाइननेस एंड कॉस्ट। 5 क्राइटेरिया हो गया आपका फॉर्म डिज़ाइन का, ऑर्गेनाइजेशन, कंसिस्टेंसी, फ्लेक्सिबल एंट्री, कंप्लीटनेस एंड इकोनॉमी, ठीक है। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। ये चैप्टर जो यूनिट 8 है पूरा खत्म हो गया है, ठीक है ना। आप इसको देखें, इसको अगर समझ में नहीं पा रहे हैं तो फिर दोबारा से देखें, 3 बार देखें, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इस चीज़ को समझ पाए। यह फ्री में आप सबके लिए मैं बनाकर दे रहा हूँ ताकि आप सब घर बैठ कर भी कुछ चीज़ों को सीख सके, ठीक है ना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।